हेलो फ्रेंड्स, मैं माधुरी श्रीवास और मेरे चैनल में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है स्टमक। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम, तो उसमें आज हम स्टमक के बारे में पढ़ेंगे। पहले के वीडियो में हमने देखा था कि मुख गुहा में किस तरह से पाचन होता है, दांत और टंग के बारे में हमने देखा, फेरेंस को भी पढ़ा और ईसोफेगस के बारे में भी देखा कि उसमें कोई भी किसी भी तरह का भोजन में पाचन नहीं होता, उसमें सिर्फ क्रमानुकुंचन गति होती है, जिसके द्वारा कि जो भोजन का जो बोलस रूप है, भोजन जो मुख गुहा में पाचन के बाद बोलस का रूप ले लेता है, वह क्रमानुकुंचन गति के द्वारा ईसोफेगस से होता हुआ स्टमक में पहुंचता है। तो आइए अब उसके आगे देखते हैं कि स्टमक में किस तरह से क्रिया होती है। कि स्टमक एक थैली नुमा जे आकार की संरचना है। ये जो स्टमक होता है यह उदर में डायफ्राम के नीचे बाईं ओर स्थित होता है और यह एक मस्कुलर ऑर्गन है। यह एक पेशी अंग है। पेशी अंग को इंग्लिश में मस्कुलर ऑर्गन कहते हैं, क्योंकि इसमें हड्डी या पसली नहीं पाई जाती, इसमें सिर्फ मसल्स पाई जाती है। मस्कुलर ऑर्गन है। स्टमक को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, 3 भागों में बांटा गया है। पहला ऊपर का हिस्सा कार्डियक कहलाता है, जहां पर क्या आके मिलता है, ईसोफेगस मतलब ग्रास नली जो है वो कहाँ पर खुलती है, कार्डियक वाले भाग में। और ये है बीच वाला चौड़ा भाग जिसे हम फंडिक के नाम से जानते हैं। और नीचे की ओर स्टमक के नीचे वाला भाग जो कि सकरा होता है, जिसकी चौड़ाई कम होती है, और वो कहाँ जाके खुलता है, कहाँ पर जाके ख़त्म होता है, जहाँ से ड्यूडेनम स्टार्ट होता है वहाँ तक यह फैला होता है। इसे हम पाइलोरिक भाग कहते हैं। यहाँ पर पाइलोरिक भाग में अमाशय समाप्त हो जाता है। इस स्टमक में 2 वाल्व पाए जाते हैं, जिसे कि हम स्फिंक्टर भी कहते हैं। एक वाल्व यहाँ पर पाया जाता है और एक वाल्व यहाँ पर पाया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि ये स्टमक का लास्ट पाइलोरिक भाग है। यहाँ से ड्यूडेनम स्टार्ट होगा कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए, ये है ड्यूडेनम वाला भाग और ये है पाइलोरिक भाग। तो पाइलोरिक और ड्यूडेनम जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर एक स्फिंक्टर पाया जाता है, जिसे कि हम वाल्व भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो वाल्व है उसे हम क्या कहेंगे, पाइलोरिक वाल्व कहेंगे। पाइलोरिक वाल्व कहेंगे। ये वाले भाग के यहाँ पर मैं लिख दूँ, ये एक वाल्व होता है और ये एक वाल्व यहाँ पर होता है जहाँ पर ईसोफेगस और कार्डियक भाग मिलते हैं। यहाँ पर एक वाल्व होता है। तो ये जब कार्डियक में खुल रहा है तो इस वाल्व का नाम क्या दे देंगे, कार्डियक वाल्व। और ये पाइलोरिक के पास है तो पाइलोरिक वाल्व। तो इसे स्फिंक्टर भी कहा जाता है। यहाँ पर मैंने लिख दिया है कार्डियक स्फिंक्टर या पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो इन दोनों का मतलब एक ही होता है। तो हमने देखा कि ये जो स्टमक है ये 3 भागों में बटा होता है। इसमें 2 वाल्व पाए जाते हैं या स्फिंक्टर पाया जाता है, जो कि क्या करता है। अब हमने ये देखा कि वाल्व तो पाए जाते हैं, मगर इस वाल्व का कार्य क्या होता है। तो इस वाल्व का कार्य होता है, जैसे जो भोजन है जो माउथ से बोलस के रूप में ईसोफेगस से होते हुए आ रहा है, कहाँ पर आ रहा है, कार्डियक भाग में, स्टमक में आ रहा है। उसके आने जब वो भोजन बोलस के रूप में आता है तब ये वाल्व क्या होती है, खुल जाती हैं। लेकिन जैसे ही जो बोलस है, जो भोजन का जो खाद्य पदार्थ है, जो भोजन है, वो स्टमक में आता है तो ये जो वाल्व है वो फिर से बंद हो जाती है। इस वाल्व के बंद होने पर ये जो भोजन स्टमक में आया है ये वापस से ईसोफेगस या ग्रास नली में नहीं जाएगा। और सेम इसी तरह यहाँ पर भी कार्य होता है, इस वाल्व पर भी, कि यहाँ से जो भोजन है जो काइम का रूप ले चुकी होती है और वो भोजन स्टमक से ड्यूडेनम में जाता है। ड्यूडेनम में जाने के लिए ये वाल्व खुल जाते हैं और जैसे ही भोजन ड्यूडेनम में जाता है तो ये वाल्व फिर से बंद हो जाते हैं, ताकि जो भी भोजन है जो स्टमक से ड्यूडेनम में जा चुका है वो वापस स्टमक में नहीं आ सकता। तो इस कारण ये 2 वाल्व स्टमक में पाए जाते हैं। इसका यही कार्य है कि जो भोजन स्टमक में आया वो ऊपर ईसोफेगस में ना जा सके और जो भोजन ड्यूडेनम में आया वो ऊपर स्टमक में ना जा सके। तो इसके आगे अब हम देख लेते हैं कि स्टमक में पाचन किस तरह से होता है। स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती हैं, जिसे कि हम हिंदी में जठर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। और ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है ये जठर रस, जिसको कि गैस्ट्रिक जूस कहते हैं इंग्लिश में, ये जठर रस का स्त्राव करती है। कौन, स्टमक या अमाशय में पाई जाने वाली गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस का या जठर रस का स्त्राव करती है। और जिसमें जो ये जठर रस है, ये गैस्ट्रिक जूस है, इसमें क्या क्या होते हैं,
तो पहला नंबर पे HCl होता है इसमें, फिर पेप्सिन होता है और रेनिन होता है। तो इन तीनों के कार्य को हम देख लेते हैं। तो HCl जो होता है यह अमाशय में क्या कार्य करता है? तो HCl सबसे पहले जो ऊपर से बोलस के रूप में भोजन आया हुआ है स्टमक में, उसको क्या करता है, उसके माध्यम को अम्लीय बनाता है। क्योंकि जो HCl है वो एक एसिड है। HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसका फुल फॉर्म है HCl का। तो हम जानते हैं कि जो एसिड है वो अम्लीय होता है। तो स्टमक का माध्यम क्या करता है? ये अम्लीय बनाता है। अमाशय का जो माध्यम होता है उसको ये अम्लीय बनाता है। तो अम्लीय माध्यम में जो भोजन आएगा बोलस के रूप में, वो भी क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। तो यह भोजन को अम्लीय बनाता है और टाइलिन की क्रिया को रोक देता है। से थर्ड है, यह एंजाइम को सक्रिय करता है। इस गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा जो यहाँ पर एंजाइम रिलीज होते हैं, जिसमें कि हम जानते हैं कि पेप्सिन जो है वो प्रोटीन का पाचन करता है, लेकिन पेप्सिन तभी कार्य करता है जब अम्लीय माध्यम हो। तो पेप्सिनोजन एंजाइम है वो निष्क्रिय अवस्था में होता है और HCl उसको सक्रिय अवस्था में बदलता है, जो कि पेप्सिन है। तो ये जो HCl है वो एंजाइम को सक्रिय करता है। अब चौथा काम है इसका, बैक्टीरिया को नष्ट करना। यह जो HCl है ये बहुत ही एसिडिक होता है। तो जो हमारे भोजन के साथ जो बैक्टीरिया लार के एंजाइम लाइसोसोम के द्वारा नहीं मरते, वो यहाँ पर स्टमक में आने पर HCl के द्वारा मर जाते हैं। HCl क्या करता है? उस बैक्टीरिया को नष्ट करने का कार्य करता है। उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट है पेप्सिन का कार्य। तो ये जो पेप्सिन एंजाइम है, ये भी बताया मैंने कि पेप्सिनोजन के रूप में निष्क्रिय अवस्था में रहता है, जिसे HCl पेप्सिन के रूप में बदल देता है, जो कि सक्रिय अवस्था है। तो जब जो प्रोटीन है भोजन में जिसका पाचन नहीं हुआ है मुख गुहा में, उस प्रोटीन को HCl की उपस्थिति में पेप्सिन एंजाइम क्या करेगा? पेप्टोन में बदल देगा। अभी हमने देखा कि जो प्रोटीन है उसका पाचन पेप्सिन एंजाइम करता है HCl की उपस्थिति में, क्योंकि पेप्सिन एंजाइम एसिडिक माध्यम में ही कार्य करता है और वो प्रोटीन को किस में बदल देता है? पेप्टोन में बदल देता है। उसके आगे ये तो हो गया प्रोटीन का पाचन। अब इसके आगे हम देख लेते हैं कि गैस्ट्रिक जूस में रेनिन भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रेनिन भी। अब ये जो रेनिन एंजाइम होता है ये क्या होता है? ये दूध का पाचन करता है, दूध के प्रोटीन का पाचन करता है। जो रेनिन एंजाइम है वो दूध के प्रोटीन का पाचन करता है। तो 10 वर्ष तक अधिक सक्रिय होता है। कहने का ये मतलब है जब बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं वो दूध का ही सेवन करते हैं, तो उस टाइम पे 10 वर्ष तक के ये जो रेनिन एंजाइम है ये बहुत अधिक मात्रा में सक्रिय होता है दूसरे एंजाइम की अपेक्षा। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तब इसकी सक्रियता क्या हो जाती है? घट जाती है या कम हो जाती है। वही चीज़ मैंने यहाँ लिखा है कि 10 वर्ष तक अधिक सक्रिय होता है, यह दूध का पाचन करता है, बड़े होते होते इसकी मात्रा कम हो जाती है। ये तो हो गया रेनिन। अब रेनिन किस तरह से दूध के प्रोटीन का पाचन करता है? तो दूध के जो प्रोटीन होता है, सबसे पहले तो ये जो रेनिन है ये प्रोरेनिन के रूप में स्टमक में निष्क्रिय अवस्था में होता है। तो इसे HCl जो होता है वो इसे निष्क्रिय से सक्रिय रेनिन में बदल देता है। जो HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो इस प्रोरेनिन को जो निष्क्रिय अवस्था में है उसे रेनिन में बदलता है, जो कि सक्रिय अवस्था है। तो इस तरह से रेनिन एंजाइम HCl की उपस्थिति में सक्रिय होता है। और उसके बाद दूध में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम कहते हैं कैसिनोजन। उसको कैसिनोजन को रेनिन एंजाइम HCl की उपस्थिति में क्या करता है? पैराकेसिन में बदल देता है, जो कि दही का रूप होता है। तो ये जो रेनिन है वो क्या करता है? दूध के प्रोटीन कैसिनोजन को पैराकेसिन में बदलने का कार्य करता है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि ये जो गैस्ट्रिक जूस है जिसे कि हम जठर रस कह रहे थे, उसमें म्यूकस भी पाया जाता है। अब ये जो म्यूकस है ये क्या करता है? अमाशय के उदासीनीकरण में सहायक होता है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि ये जो मैंने लिखा है या मैंने बोला उदासीनीकरण क्या होता है? तो देखिए, जो HCl एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो क्या होता है? अम्लीय माध्यम होता है। म्यूकस क्या है? क्षार है। तो क्षार और अम्ल जब मिलते हैं तो क्या होते हैं? उदासीन होते हैं, जिसको कि हम न्यूट्रलाइज भी कहते हैं। उदासीनीकरण को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। तो उदासीन कर देता है मतलब न्यूट्रल कर देता है, जिसके कारण कि हमारा जो अमाशय होता है, स्टमक होता है, उसके अंदर की जो दीवारें होती हैं वो HCl से बची रहती हैं। और उसके बाद ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन, यहाँ पर मैंने वही लिखा है, म्यूकस मेम्ब्रेन एक परत के रूप में अमाशय की दीवारों को HCl से रक्षा करता है। जो अमाशय है इसमें
क्रमाकुंचन गति भी होती है। जैसा हमने यहाँ पर पढ़ा था, क्रमाकुंचन गति किस तरह से होती है, इस तरह से होती है। ये देखिए कुछ इस तरह से होती है। ये देखिए, जैसे यहाँ से इसोफेगस से फूड जब जाता है तो जहाँ पर फूड होता है वहाँ पर का जगह जो होता है वो फैला होता है, और उसके बाद क्या होता है, सिकुड़ा हुआ होता है। जहाँ पर फूड नहीं होता वहाँ पर सिकुड़न, जहाँ फूड होता है वहाँ पर फैलता है। तो ये क्रमाकुंचन गति है। जहाँ ये जो इसोफेगस की पाइप होती है, फूड पाइप, वो क्रमाकुंचन गति के द्वारा काम करती है। लेकिन ये जो क्रमाकुंचन गति है, ये इसमें क्या होता है, सिकुड़ना और फैलना। स्टमक के अंदर भी क्रमाकुंचन गति होती है, क्रमाकुंचन मूवमेंट होती है, जो कि एक प्रेशर के साथ इसमें अमाशय में जो भोजन होता है, जो कि प्रोटीन और दूध के प्रोटीन के पाचन के बाद अब जो बोलस था वो काइम में बदल चुका होता है, और यह काइम क्रमाकुंचन गति के द्वारा धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी मात्रा में डिओडिनम में जाता है। तो क्रमाकुंचन गति के द्वारा भोजन डिओडिनम में चला जाता है। अमाशय में पाचन के बाद जो बोलस है, देखिए मुख गुहा में जब पाचन हुआ था, जिस पदार्थ में बदलता है भोजन उसे हम क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। और जब वो बोलस अमाशय में आया, वहाँ पर प्रोटीन का भी पाचन हुआ, उसके बाद अमाशय से जब वो भोजन निकलता है तब वो किसका रूप ले चुका होता है, काइम का, जो कि एक अर्ध तरल के रूप में होता है, जिसे हम काइम कहते हैं। वो काइम क्या करता है, क्रमाकुंचन गति के द्वारा थोड़ी थोड़ी मात्रा में धीरे धीरे डिओडिनम में जाता है। तो आई होप फ्रेंड कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपकी थोड़ी हेल्प हुई हो, और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।